हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 8 अप्रैल का ओनली शिफ्ट, मतलब एक ही शिफ्ट हुआ था यहाँ पर। अब देखो इस वाले बैच में क्या हुआ है कि इनऑर्गेनिक वैसे तो बहुत टफ आई है, बट तुम लोग काफ़ी लकी थे, तो तुम्हारे वाले में इनऑर्गेनिक थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा आसान आई है एज़ कम्पेरेटिव टू द अदर शिफ्ट। देखो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन है। होमोलेप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूजिंग मोनोडेंटेड लिगेंड विल नॉट शो स्टीरियो आइसोमर। क्या बनेगा यहाँ पे देखो तो जरा, MA6 टाइप का बनता है। अब ये A6 है ना, इसी वजह से इसे होमोलेप्टिक बोला गया है। ये वाला ना तो तुम्हें सिस दिखाता है ना ही तुम्हें ट्रांस दिखाता है, तो मतलब इसके सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं मिले। और क्योंकि ये सिस और ट्रांस में एक ही कंबाइन मिलेगा, तो दोनों के दोनों ही तुम्हारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इस वजह से ये स्टीरियो आइसोमर नहीं दिखाता। तो बिल्कुल सही बात है पहली वाली बात। तो दूसरा क्या बोला है, सिस एंड ट्रांस प्लेटिन आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ पैलेडियम। देखो भाई, एक तो ना इसके नाम में ही प्लेटिन लिखा हुआ है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो प्लेटिनम का होता है, ना कि पैलेडियम का। प्लेटिनम में क्या लगेगा यहाँ पर, NH3 ट्वाइस Cl2 ट्वाइस, ये आपका प्लेटिन होता है, सिस प्लेटिन। तो ये किसका कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम का, ना कि पैलेडियम का। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या मिला मुझे, गलत मिला। कौन सा ऑप्शन लगेगा इसमें, बोथ स्टेटमेंट 1 आर ट्रू, ये नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आंसर तुम्हारा थर्ड हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके जेई मेंस 2025 के 8 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक हम पार्ट देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मैच द कॉलम टाइप का है। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दी हुई है। लिस्ट 1 में आपको दिया हुआ है कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और लिस्ट सेकंड में उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, जैसे स्पीसीज दैट कैन सप्लाई ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, species that can receive a pair of electrons, sp2 hybridized carbon with empty p orbital, sp2 और sp3 hybridized carbon with one unpaired electron। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले कार्बोकेटाइन की, कार्बोकेटाइन क्या होता है आपके पास, CH3 प्लस। यहाँ पर कार्बन के पास क्या होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है आपका sp2 होता है। ये कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, 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 और इसके पास क्या होता है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये CH3 पॉजिटिव। हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। क्लियर है, तो फर्स्ट आपका मैच करेगा थर्ड के साथ में। ठीक है, अगर हम बात करें फ्री रेडिकल, तो देखिए फ्री रेडिकल के केस में क्या होता है आपके पास, जैसे एक होता है CH3 डॉट फ्री रेडिकल और एक होता है आपके पास CF3 डॉट फ्री रेडिकल। ठीक है, जब कार्बन आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, तब हम इसका जो हाइब्रिडेशन लेते हैं वो कंसिडर करते हैं हम अपना sp2, और कार्बन जब उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, तब हम इसका जो हाइब्रिडेशन लेते हैं वो क्या कंसिडर करते हैं, sp3 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल के केस में आपके पास sp2 और sp3 दोनों हाइब्रिडेशन आपके पॉसिबल है। तो थर्ड मैच आपका सेकंड मैच हो रहा है फोर्थ के साथ में। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, जो क्या करता है, ये डोनेट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, और हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये होता है इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज दैट कैन सप्लाई ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हुआ न्यूक्लियोफाइल, और आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा सेकेंड दैट कैन रिसीव ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए का थर्ड
ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ए का थर्ड बी का फोर्थ, ठीक है। उसके बाद सी का 1 और डी का 2, सी का 1 एंड डी का आपका 2 मैच हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर डज नॉट शो द बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इनमें से कौन सा मिक्सचर आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शो नहीं करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो आपके पास होंगे दो टाइप के सॉल्यूशन, एक होगा आइडियल और एक होगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशंस जो रोल्स लॉ को फॉलो करेंगे, और अगर हम बात करें नॉन आइडियल के केस में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और एक वो जो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से एक होगा पॉजिटिव डेविएशन और एक वो सॉल्यूशन होंगे जो आपके नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो जो आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो बनाते हैं आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या बनाते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो बनाते हैं आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्लियर? चलिए, अपने को पूछा गया है विच डज नॉट शो, जो शो नहीं करता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मतलब जो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है वो अपने को बताना है। क्लियर है? अब वो सॉल्यूशंस, अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएंगे? जहाँ पर इंट्रैक्शंस जो होता है ए बी के अंदर, जो इंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? वीकर होता है कंपैरेटिवली ए और बी टाइप के इंट्रैक्शन से। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएंगे? वो सॉल्यूशन बनाएंगे जहाँ पर ए बी टाइप का जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रोंगर होगा ए और बी के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ऑप्शन 4, यहाँ दिया हुआ आपका फिनोल, साथ में है एनिलीन C6H5OH, C6H5OH, और साथ में है आपका एनिलीन, दैट इज NH2 NPH, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके जो ए बी टाइप के जो इंट्रैक्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शो करता है, ना कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। वहीं अगर हम बात करें बाकी तीन ऑप्शन के लिए, तो देखिए फर्स्ट है आपके पास CH2 जो कि नेचर में होता है नॉन पोलर, साथ में है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है पार्शियल पोलर और ये होता है आपका नॉन पोलर। ये होता है नॉन पोलर, ये होता है आपका पार्शियल पोलर। तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस है वो ए और बी मतलब इंडिविजुअल जो इंट्रैक्शंस है उससे क्या होते हैं? कम होते हैं। तो ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है। सेकंड है CH3OH एंड CHCl3, CH3OH एंड CHCl3। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो दोनों क्या हैं? पार्शियल पोलर हैं। इनकी वजह से इनमें जो इंट्रैक्शन होंगे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। जो मिथेनॉल है दूसरे मिथेनॉल के साथ क्या करेगा? अच्छे से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा, मतलब ए इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ना कि ए बी वाला, ठीक है। इस वजह से ये भी किस कैटेगरी में आएगा? आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की कैटेगरी में आएगा। जो थर्ड वाला है दैट इज़ वाटर, साथ अपने पास आ गया एक तो वाटर आ गया। वाटर नेचर में होता है आपका पोलर, और साथ में CH3CO C2H5,
ये भी है आपका पार्शियल पोलर, ठीक है। तो देखा जाए तो वाटर और वाटर आपस में क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे। तो ए टाइप का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रोंगर होगा, ना कि ए और बी वाला, ठीक है। तो इन 3 कैटेगरी में आपके मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनता है और किस में नहीं बनता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सा वाला है आपका, फिनोल एंड एनिलीन। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ये देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से पूछा गया है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो बहुत ही आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। पहला क्या है, यहाँ पर हमें Cu+ दिया है, Cu+2 दिया है, क्रोमियम+2 दिया है और क्रोमियम+3 दिया है। अब देखो Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम लिखोगे तो 3d10 होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 0। इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम आएगा। Cu+2 का 3d9 मिलेगा, 3d9 की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 हो जाएगा। क्रोमियम+2 तुम्हें 3d4 में मिलता है, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया 4, और क्रोमियम+3 तुम्हें 3d3 मिलेगा, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया 3। तो मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट मुझे किसका मिल रहा है, क्रोमियम+2 का। जरा ऑप्शन में देखो, तो अगर मैं देखूँ तो सिर्फ यही वाला ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है। कोई मेहनत नहीं करनी थी, बिना मेहनत के सवाल हो गया। बहुत ही आसान सवाल था। एक और अच्छा सा बिल्कुल आसान सवाल आयनाइजेशन एंथैल्पी पे है। अब लेकिन ना यहाँ पे ट्रिक ये थी कि मुझे जैसे एटॉमिक नंबर दिखते हैं ना तो मुझे डर सा लगने लगता है। ये तुम्हारे साथ हुआ होगा वहाँ पर एग्जाम में। ऐसे तो मुझे कुछ कुछ एटॉमिक नंबर याद रहते हैं, तो मुझे क्या पता है 86 कुछ रेडॉन का आता है। अगर 86 रेडॉन का है तो 87 मेरा किसका मिलेगा भाई, एस ब्लॉक से मिलेगा, फ्रेंशियम का आता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे सवाल की बात करूं तो जब भी मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं हम इसको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं कि कौन से एलिमेंट की जगह कौन सी है। 35 पे तुम्हें कुछ यहाँ पर ब्रोमीन मिलता है, 19 पर पोटेशियम मिलता है। मोटा मोटी हमें पीरियोडिक टेबल इतनी याद रहती है कि मैं इन सबको बहुत आसानी से निकाल लेती हूँ। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो इसमें क्या पूछा है, विच हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि भाई 87 वाले की होगी। विदिन 5 सेकेंड तुम्हारा ये सवाल हो सकता था अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल बहुत ही क्लियरली याद हो। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल को हमें कितना क्लियरली याद रखना है। मेमोराइज होगा तो बहुत आसानी से बनेगा। ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक हमारे पास ये थी कि हम इस वाले ऑप्शन में गलती करते हैं। जैसे ही मुझे NiCO4 दिखा तो CO4 तो आपका SFL होता है। SFL में मुझे लगता है कि यार ये तो स्क्वायर प्लेनर बनना चाहिए, लेकिन देखो क्या है ना कि Ni में तुम्हें 3D8 4s2 मिला, क्योंकि CO तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और s ऑर्बिटल मेरा भरा हुआ है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा 3D10 में। अब जब D के मेरे सारे डब्बे भरे हुए हैं तो भाई मैं D ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में कैसे लूँ, नहीं ले सकती। तो इसलिए मजबूरन मुझे ये किस में जाना पड़ा, sp3। sp3 में जाते ही ये टेट्राहेड्रल हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मुझे वैसे ही 0 मिल रहे थे, तो पहले वाले में क्या लगा, 3rd, ठीक है। इस वाले को तो तुम बहुत आसानी से निकाल ही सकते हो कि यहाँ पे +2 में है, +2 में जाएगा तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ 2.8 का आएगा। अब 2.8 में ओके, यहाँ पे पेयरिंग भी होनी है, तो फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 से बदलकर क्या हो गया, तुम्हारा 0 हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 से बदलकर 0 हो गया। इसका अगर जब तुम ज्योमेट्री निकालते हो तो ये मिलता है तुम्हें स्क्वायर प्लेनर में। किस में मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर में। Cl तुम्हारा एक वीक लिगेंड है, Ni+2 में रहेगा, और Cl वीक लिगेंड है तो 4 लिगेंड के साथ ये टेट्राहेड्रल बनाएगा। जब इसमें देखोगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट
8 हो गया है और इस वाले में तुम्हें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, तो इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिला तुम्हें 5.9। चलो जल्दी से ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं। ए में मुझे मिला था थर्ड, इसमें है और इसमें है, मतलब बाकी के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। बी में मुझे मिला था सेकंड, ये लो 2 ही करे जिसमें मेरा आंसर मुझे मिल चुका है। सिर्फ इसी की वजह से तुम्हारा यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी थी। अगर तुम इसे सही से कर लेते हो, कॉन्सेप्ट ध्यान रहते हैं, तो बहुत ही आसान सवाल था। देखो एक और बहुत ही आसान सवाल है हमारे पास। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, H2S इज मोर एसिडिक देन H2T ही। पहले तो मुझे ये पता लगाना होगा कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो क्या मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात कर सकती हूँ? ओल्ड स्टाइल से पोलोनियम की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि रेडियो एक्टिव है। सबके आगे अगर मैं H2 जोड़ दूँ तो ये इनके बन जाएंगे हाइड्राइड। अब अगर हाइड्राइड तुम्हारे बन चुके हैं तभी तुम इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे, H+ रिमूव करेगा। टॉप टू बॉटम अगर मैं इसमें जाऊं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है तुम्हारी, इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। भाई अगर बॉन्ड लंबा होता है तो आसानी से उसे तोड़ सकते हैं, आसानी से टूटेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो आसानी से H+ देगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, Te वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेलेनियम। तो ये वाला तो स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो H2Se हैज़ अ हायर बॉन्ड एंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन, ये बात बिल्कुल सही है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है, दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारा सही है। जरा देखो तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, देखो पहले वाले में भी मिल रहा था, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। कौन सा मेजर प्रोडक्ट आपके पास होगा? तो देखिए इंट्रामोलिकुलर आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। एल्डोल रिएक्शन में होता क्या है, बेस होता है, बेस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है। यहाँ अगर हम बात करें तो आपके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बेस ने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज लोन पेयर के साथ में। नेक्स्ट थिंग, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्योंकि ये इस कार्बन पर आपके पास है पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर की क्या होगी, एक रिंग आपके पास फॉर्म होगी। तो देखिए एक 5 मेंबर की आपके पास यहाँ पर रिंग फॉर्म होगी, जिसमें अगर हम बस फर्स्ट देखें तो यहाँ पर है आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ आपके पास O-, ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन होके ये हो जाएगा H, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, तो C डबल बॉन्ड O CH3, ये आ गया यहाँ पर आपके पास OH, ठीक है। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर के फॉर्म में निकलेंगे, माइनस होगा आपके पास H2O, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, आपके पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे आ जाएगी आपके पास एक डबल बॉन्ड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें ऑप्शन में तो C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर है आपके पास, और ये एल्कीन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोओक्टेन, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करानी है
KOH के साथ अल्कोहलिक KOH है, ठीक है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन E2 टाइप की रिएक्शन होगी आपके पास यहाँ पर। सेकंड है NaNH2 जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। थर्ड है आपके पास Hg2+ H+ एसिडिक मीडियम में। और फोर्थ है आपके पास जिंक अमलगम H+, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें आपके पास 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोओक्टेन, तो ये हो गया आपके पास Br और यहाँ पर लग गया आपके पास Br, ठीक है। ये हो गया 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोओक्टेन, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन है अल्कोहलिक KOH के साथ में। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन करेगा। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Br निकलेगा, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया आपका Br, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, NaNH2 के साथ। ये क्या होता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अल्कोहलिक KOH से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इस Br को निकालना, अगर हम यहाँ देखें तो डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज, जिस रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा है, और ये जो कार्बन और Br का बॉन्ड है वो क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले रहा है। तो इस वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आप अल्कोहलिक KOH दोबारा लोगे तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, उसके लिए हमें और स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ती है, और वो होता है आपका NaNH2। ये क्या करेगा, यहाँ से H निकालेगा, यहाँ से Br निकालेगा, और एक और डबल बॉन्ड, मतलब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे आ गया आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन करा रहे हैं Hg2+ के साथ में। देखिए Hg2+ साथ में एसिडिक मीडियम, मतलब H+ बोल लीजिए या फिर H2SO4 बोल लीजिए। इसे हम बोलते हैं कुश-रोव रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कुश-रोव रिएक्शन। कुश-रोव रिएक्शन, इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, वाटर का एडिशन करते हैं मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अगर हम बात करें, एक बॉन्ड टूटेगा और वाटर का एडिशन होगा, तो एक कार्बन पर आया OH और दूसरे पर आया आपके पास H। ये क्या बन चुका है, इनोल बन चुका है। इनोल का हम कराएंगे टोटोमेरिज्म, टोटोमराइजेशन होगा यहाँ पे। इनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, कीटो के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जिंक Hg मतलब जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन करें, मतलब इसको हम बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या बोलेंगे, क्लीमेंशन रिडक्शन, जिंक अमलगम H+ के साथ में। तो वो क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को सिंपल एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और सिंपली आपके पास क्या बन जाएगा, एल्केन, मतलब हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो दोनों कार्बन पर आपके पास क्या ऐड हो जाएंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऐड कीजिए या रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब दो कार्बन आपके पास वहाँ पर, दो हाइड्रोजन आपके वहाँ अटैच हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये अपना साइक्लोओक्टेन क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 मैच हो रहा है। क्लियर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे तो क्वेश्चन देखने में बड़ा ही आसान लग रहा है, और सरप्राइजिंग बात थोड़ी सी ये है कि एनटीए ने इनऑर्गेनिक में भी गलत आंसर दिया है। तो एनटीए इसका आंसर दे रहा है 4, जबकि इसका आंसर हमारा आएगा 3। देखो कैसे आता है एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर इन्वॉल्व इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो वीबीटी का सवाल है, हमें कोऑर्डिनेशन से मिला है। सवाल तो बहुत आसान था, बट सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स की वजह से थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। तो अगर मैं कोबाल्ट वाले की इसकी बात करूँ तो कोबाल्ट +3 में है और NH3 आपका SFL है। तो भाई पेयरिंग हो जाएगी
और अगर पेयरिंग होगी तो ये किस हाइब्रिडाइजेशन में मिलेगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मिलेगा। SF6 की अगर मैं बात करूँ तो भाई हम बॉन्डिंग से ही पढ़कर आते हैं कि ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन में मिलता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में मिलता है, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए कुछ हमारा D2sp3 जैसा कॉन्सेप्ट था नहीं। अगर मैं बात करूँ क्रोमियम F6 की, तो अब देखो यहाँ पर ये मुझे लग तो रहा था कि क्या होना चाहिए भाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होना चाहिए था, पर मुझे मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, देखो तो जरा क्या हुआ। क्रोमियम यहाँ पर तुम्हें मिल रहा है +3 में। अगर क्रोमियम +3 में मिलता है, जब मैं इसके डब्बे बनाने की कुछ कोशिश करूँ तो भाई मुझे 3 डब्बे तो बने हुए मिल गए। अब जब मेरे 2 डब्बे खाली पड़े, मतलब मुझे D के 2 ऑर्बिटल फ्री में खाली मिल रहे हैं, तो मेरे लिगेंड को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी पेयरिंग कराने की। अगर मेहनत नहीं करनी पड़ रही है तो मैं आउटर ऑर्बिटल में क्यों जाऊं। फिर मैंने क्या सोचा कि चलो, जब मुझे ना मेहनत करनी पड़ रही है और मुझे फ्री में इनर ऑर्बिटल मिल रहे, तो फिर मैं किस में जाऊंगा, D2sp3 में। तो इसका जो होना चाहिए था, एनटीए ने यही सोच कर दिया है कि भाई sp3d2 में हो जाना चाहिए था, बट एक्चुअली ये किस में मिला, D2sp3 में। इसके बाद अगला हमारा क्या मिला, Mn तुम्हें यहाँ पर मिल रहा है +3 में, Mn +3 में, और Cn है, SFL है। तो SFL होने की वजह से ये किस में चला गया तुम्हारा, D2sp3 में चला गया है। दूसरा अगर मैं Mn की बात करूँ तो ये वाला Mn आपका +3 में है, लेकिन यहाँ पर आपको WFL मिला है। तो WFL की वजह से ये किस में गया भाई, sp3d2 में गया। अब मुझसे पूछा था कि आपको कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस sp3d2 में मिले, तो पहला वाला तो मुझे ये वाला मिला, दूसरा वाला मुझे एक ये मिला, और तीसरा मुझे एक कौन सा मिला था यहाँ पर, ये वाला। कौन सा मिला था, ये वाला। तो इसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ गया भाई, 3 आंसर आया है, जबकि एनटीए ने इसका आंसर 4 दिया है। तो करेक्शन के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा आंसर चैलेंजेबल है यहाँ पर, ठीक है। अपन को क्या प्रोवाइड कर रखा है कि ऑन कंबशन 0.210 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव 0.127 ग्राम H2O एंड 0.307 ग्राम CO2, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो यही अपन को प्रोवाइड कर रखा है, अपन को प्रोवाइड कर रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चेक करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन को क्या दे रखा है। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूँ तो मुझे प्रोवाइड कर रखा है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास, इसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसको लेट कर लेता हूँ मैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और इसने मुझे बोल रखा है कि ये कैसा कर रहा है, कंबशन कर रहा है। कंबशन कर रहा है मतलब, कंबशन मतलब अपन क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न करना, इसी को तो अपन कंबशन बोलते हैं। तो जब भी अपन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या फिर हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो अपने पास क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो CO2 बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा साथ में, राइट। ये बनेगा। अब मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन और दे रखी है वो चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। तो मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए प्रोवाइड कर रखा है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका वेट मुझे दे रखा है 0.210 ग्राम, राइट। मुझे और भी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं। मुझे वाटर का कितना वेट दे रखा है, वाटर का वेट मुझे प्रोवाइड कर रखा है 0.127, और मुझे CO2 का भी वेट शायद प्रोवाइड कर रखा है। CO2 का वेट मुझे कितना प्रोवाइड कर रखा है, 0.307, राइट। मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर। एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मुझे पूरे मॉलिक्यूल का, जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर मुझे पूरे मॉलिक्यूल का मोल पता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने H2SO4 लिया, तो अगर H2SO4 के मेरे पास कितने मोल हैं, मान लीजिए 1 मोल H2SO4 है मेरे पास। तो अगर 1 मोल H2SO4 है तो इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, तो 1 मोल H2SO4 है तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, 4 मोल होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 2 मोल H2SO4 है तो इसका मतलब हाइड्रोजन के मेरे पास कितने मोल हो जाएंगे,
2 इंटू 2 4 मोल हो जाएंगे, और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो कितने मोल हो जाएंगे, 8 मोल हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर मैं इधर बात करूँ तो CO2 के मेरे पास वेट दे रखा है, H2O का भी मेरे पास वेट दे रखा है, तो इसके अगर मैं मोल्स निकालूँ तो कितना आएगा 0.307 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 44। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना आएगा 0.127 डिवाइडेड बाय H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 18। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास मोल्स आ गए। ये मोल्स किसके आए मेरे पास, ये CO2 के मोल्स आए। इधर मेरे पास मोल्स किसके आए, H2O के मोल्स आए। पर मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मुझे कार्बन तक पहुँचना है और मुझे हाइड्रोजन तक पहुँचना है। अच्छा एक चीज़ और देखिए कि अगर इसका कंबशन हो रहा है ना, तो सारा का सारा कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, CO2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, और सारा का सारा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा, और सारा का सारा ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, इन दोनों में कन्वर्ट हो रहा होगा, राइट। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि अगर मेरे पास CO2 के मोल्स आ गए तो मैं कार्बन के भी मोल्स निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास H2O के मोल्स आ गए तो मैं हाइड्रोजन के भी मोल्स निकाल सकता हूँ, और मेरे पास हाइड्रोजन और कार्बन के मोल्स आ गए तो मैं आराम से इजीली ऑक्सीजन के मोल्स भी निकाल सकता हूँ, राइट। तो ये मेरे पास मोल्स है CO2 के और ये मेरे पास मोल्स है H2O के। तो एक बार मैं और देख लेता हूँ अब कि मोल्स ऑफ कार्बन, अगर मैं कार्बन के मोल्स निकालूंगा तो कितना आएगा, इसके मोल्स मेरे पास कितने, इतने 0.307 डिवाइडेड बाय 44। कितना एटम्स है CO2 के अंदर कार्बन का, एक एटम है, एक एटम है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के। उसके बाद देखिए H2O, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 0.127 डिवाइडेड बाय 18। ये किसके मोल्स आए, हाइड्रोजन के, नहीं क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये किसके, ये मोल्स किसके आए मेरे पास, हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, ये किसके मोल्स आ गए मेरे पास, कार्बन के मोल्स आ गए, राइट। यहाँ तक गॉट इट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, देखिए मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे रखा है, मुझे परसेंटेज निकालना है इसका, यहाँ प्रोवाइड कर रखा है ना इसने, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए मुझे कार्बन का वेट डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इनटू 100 यही करना पड़ेगा। और अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का वेट डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट मल्टीप्लाई बाय 100 यही करना पड़ेगा। तो देखिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, देखिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, मेरे पास हाइड्रोजन कहाँ है, ये हाइड्रोजन के मोल्स हैं 0.127 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2 यही था। अब ये क्या आया मेरे पास, मोल्स आए हाइड्रोजन के, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, वेट में कन्वर्ट करना है। वेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करूँगा, जो उसका कितना है 1। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है 0.210 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना निकल के आएगा, 6.72 के अप्रॉक्स निकल के आएगा, राइट। यहाँ तक आया। उसके बाद देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन चेक कर लेता हूँ मैं। परसेंटेज ऑफ अगर कार्बन निकालना है मुझे तो ये मेरे पास क्या है, मोल्स ऑफ कार्बन। तो इन मोल्स ऑफ कार्बन को मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.307 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 1, ये क्या आया मेरे पास, मोल्स ऑफ कार्बन आया। अगर मुझे मोल्स ऑफ कार्बन को वेट ऑफ कार्बन में कन्वर्ट करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कार्बन के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कितना होता है 12 होता है, राइट। तो ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया, वेट ऑफ कार्बन में, डिवाइडेड बाय किसका वेट करूंगा मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है, इतना, मल्टीप्लाई बाय 100, यही था। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 39.87 के अप्रॉक्स आएगा। अब मेरे पास किस किस का वेट परसेंटेज आ गया, मेरे पास हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया, मेरे पास कार्बन का परसेंटेज आ गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए मेरे से क्या पूछा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पूछा हुआ है, हाइड्रोजन का तो पूछा था तो वो तो मैंने निकाल लिया। ऑक्सीजन का पूछा हुआ है, कार्बन का मेरे पास आ चुका है, तो मैं ऑक्सीजन का कैसे निकालूंगा, ऑक्सीजन का देखिए कैसे निकालेंगे। अगर मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं निकालता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि टोटल कितना है 100%। भाई कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों मिला के कितना 100% है, तो 100% माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन, यही बोलूँगा। कितना है मेरे पास 100 माइनस 6.72 यही था शायद, प्लस
उसके बाद कितना था मेरे पास, देखिए उसके बाद कितना था 13.87 राइट। अगर 13.87 है मेरे पास तो देखिए 13.87, चलिए इधर ही देख लीजिए आप लोग कि अगर 13.87 है मेरे पास तो मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए अगर मेरे पास 13.87 है तो इधर देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास कैसे आएगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन, यही बोलूँगा मैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन यही आएगा। अब इन दोनों का परसेंटेज कितना है मेरे पास, 6.72 और 39.87, तो 100 माइनस 6.72 प्लस कितना है 39.87, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास निकल के आएगा, ये कितना हो जाएगा 39 और 6 कितना हो जाएगा 45, तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगा 53.41। ये क्या आया मेरे पास, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया। तो क्या क्या निकल के आया मेरे पास, मेरे से पूछा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का कितना निकला था मेरे पास 6.2772 और 6.72, और मेरे पास ऑक्सीजन का कितना निकल के आया 53.41, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे मुझे प्रोवाइड कर रखा है HA कैसा है, वीक एसिड होगा, जरूर वीक एसिड कुछ दे रखा होगा, तो इसने मुझे प्रोवाइड कर रखा है मोनोबेसिक वीक एसिड। HA को क्या दे रखा है, मोनोबेसिक वीक एसिड। मुझे प्रोवाइड कर रखा है कि इसका डिसोसिएशन हो रहा है H+ और A- के अंदर, ये डिसोशिएट हो रहा है। और मुझे क्या क्या प्रोवाइड कर रखा है, देखिए द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलल, ध्यान देना क्या दे रखा है, स्मॉल m दे रखा है, इसका मतलब मोलल दे रखा है। इसका मतलब मुझे ये क्या प्रोवाइड कर रखा है, मोलैलिटी प्रोवाइड कर रखी है कितनी 0.1 राइट। ऑफ मोनोबेसिक वीक एसिड प्रोवाइड कर रखा है। इसका मतलब, अच्छा एक बात बताइए, वीक एसिड इसने प्रोवाइड कर दिया तो इससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, वीक एसिड अगर इसने प्रोवाइड कर दिया तो इससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर अल्फा की जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ डिनोमिनेटर के अंदर, राइट। तो इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ जब इसने मुझे क्या बोल दिया है, वीक एसिड है तो, है ना। उसके बाद मुझे क्या दे रखा है, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना दे रखा है मुझे 0.20 राइट। तो इसका मतलब मुझे ये प्रोवाइड कर रखा है डेल्टा TF इक्वल्स टू 0.20, ये मुझे प्रोवाइड कर रखा है। मोलैलिटी मुझे दे रखी है 0.1, और देखते हैं मुझे क्या क्या प्रोवाइड कर रखा है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड इज, डिसोसिएशन कांस्टेंट मुझसे पूछ रहा है। एक चीज़ और मुझे प्रोवाइड कर रखी है, देखिए KF ऑफ वाटर दे रखा है, KF और वाटर दे रखा है मुझे, तो मैं ये लिखूँगा KF मुझे कितना दे रखा है 1.8, KF मुझे प्रोवाइड कर रखा है 1.8, ठीक है, इतना प्रोवाइड कर रखा है। अगर मैं अब फॉर्मूले से देखूं कि भाई डेल्टा TF मुझे प्रोवाइड कर रखा है, मोलैलिटी मुझे प्रोवाइड कर रखी है, KF मुझे प्रोवाइड कर रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, फॉर्मूला कौन सा मुझे यूज़ करना पड़ेगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू IKFM, ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा होगा। अच्छा, इसको मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ कि मुझसे पूछा क्या है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ Ka पूछा हुआ है, Ka पूछा है, तो Ka अगर मुझसे पूछा हुआ है तो Ka क्या होता है, तो वीक एसिड है, तो Ka अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास आएगा C⁴/1 - अल्फ़ा, यही आएगा। अब इसको निकालने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत है, अल्फ़ा की ज़रूरत है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की ज़रूरत है। भाई C तो है मेरे पास, कंसंट्रेशन तो है ना, मुझे किसकी ज़रूरत है, अल्फ़ा की ज़रूरत है। अब अल्फ़ा कहाँ से आएगा, अब आधे लोग तो सोचने लग जाते हैं कि अल्फ़ा कैसे आएगा, तो देखिए अल्फ़ा कहाँ से आएगा, मेरे पास ये प्रोवाइड कर रखा है, ये प्रोवाइड कर रखा है, ये प्रोवाइड कर रखा है, इसका मतलब I वेंटो फैक्टर इससे आएगा, I से आएगा। अगर मेरे पास I आ गया तो मेरे पास I और अल्फ़ा के अंदर रिलेशन है, वहाँ से मैं आराम से अल्फ़ा निकाल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ मुझे कितना प्रोवाइड कर रखा है 0.20, मुझे I की वैल्यू निकालनी है, KF की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.8 मल्टीप्लाई बाय कितना दे रखा है 0.1। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो I की वैल्यू कितनी आएगी 0.20 डिवाइडेड बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास I की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए
तो यहाँ से मैंने इसको पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट, तो यहाँ पर 10 100, इधर भी कितना 100, ये 2 से ये कटा 9 और ये 10, तो मेरे पास ये आया 10/9। तो आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 10/9। यहाँ तक समझ में आया? तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? आई की वैल्यू आ गई भाई, मेरे पास आई की वैल्यू आ चुकी है यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो आई और अल्फ़ा के अंदर आप रिलेशन देख लीजिए एक बार। तो आई और अल्फ़ा में कितना रिलेशन होगा? आई इक्वल्स टू 1 + n - 1 अल्फ़ा, ये रिलेशन होता है आई का। इसका और अल्फ़ा का रिलेशन यही होता है। अब इधर n क्या है? तो n क्या होता है? प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स जैसे इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, तो मैं कितना बोल देता? 2 + 3 5 बोल देता, राइट। कंपोनेंट्स को मुझे ऐड करके बताना रहता है इधर। n मतलब कि कितने प्रोडक्ट्स में वो डिसोशिएट हुआ है। तो इधर कितने प्रोडक्ट्स में डिसोशिएट हुआ है? 2 प्रोडक्ट्स में डिसोशिएट हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा? n की वैल्यू कितनी आई? 2। तो इस अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 - 1 1, तो 1 + अल्फ़ा, ये आया मेरे पास। अल्फ़ा अगर मैं इधर से निकालता हूँ तो मेरे पास अल्फ़ा कितना आएगा देखिए। तो अल्फ़ा आएगा मेरे पास i - 1, है ना। तो i कितना है मेरे पास? 10/9 - 1, तो मेरे पास आएगा ये 1/9। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद अपन को क्या निकालना है कि a की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास क्या आ चुका है? अल्फ़ा आ चुका है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 1/9 मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी। अगर मेरे पास 1/9 आ गई तो इस अल्फ़ा को मैं किधर पुट कर सकता हूँ? इधर पुट कर सकता हूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शायद प्रोवाइड कर रखा है मुझे। नहीं, मुझे यही तो निकालना था, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मुझे निकालना है, ये वाला। तो मुझे अल्फ़ा की ज़रूरत थी, अल्फ़ा मेरे पास निकल चुका। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो मेरे पास आया C∞² / 1 - अल्फ़ा, यह आया। अगर इसके अंदर मैं वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी? 0.1। सी की वैल्यू कितनी? 0.1 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा की वैल्यू मुझे कितनी प्रोवाइड कर रखी है, या फिर मैंने कितनी निकाली है? चलिए इधर लिख लेते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1/9 इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 - 1/9, यही होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? अगर मैं KA को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा 1/10। इसको सॉल्व करूँगा तो 1 × 81, भाई इसका स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होगा तो 81 आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास? 8 × 9 ऊपर जाएगा, भाई 9 - 1 8, और ये ऊपर जाएगा, 9 से ये कैंसिल आउट होगा 9 में, तो ये आएगा 8 × 9, 9 × 8 72 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको अगर मैं इधर सॉल्व करता हूँ, किधर सॉल्व करूँ? इधर सॉल्व कर लेते हैं, कहीं इधर कर लेता हूँ। देखिए अब इधर देखिए, के प्रोवाइड देख रहे थे अपन। मेरे पास क्या आया? 1/72 × 10, ये आया मेरे पास, राइट। पर मुझे ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है देखिए, 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ 10⁻², 10⁻1। तो इधर 10⁻1 तो आ सकता है, पर ये 1/72 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैंने क्या किया, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 100 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा कर लेता हूं, तो ये सॉल्व होके मेरे पास कितना आएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 100 डिवाइडेड बाय 72 मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगा 1.38, और क्या निकल के आएगा? 10। तो 10 कितने? 1000, तो 10⁻³ ये मेरे पास आंसर निकल के आएगा। समझ में आया? तो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा, 1.38 × 10⁻³ 3। चलिए आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैच द कॉलम टाइप का है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में आपको रिएजेंट दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में आपको फंक्शनल ग्रुप जो डिटेक्ट होते हैं इन रिएजेंट के थ्रू वो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, सेकंड है न्यूट्रल FeCl3, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, एल्केलाइन KMnO4। यहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप कौन से डिटेक्ट होते हैं? डबल बॉन्ड, अनसेचुरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोलिक OH और एल्कोहलिक OH, ठीक है। तो टेस्टिंग के ऊपर है ये फंक्शनल ग्रुप की। तो किस फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्ट हम काम में लेते हैं
उसके बारे में इसको बताया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये इसको हम बोलते हैं केन टेस्ट। क्या बोलते हैं हम? केन टेस्ट होता है, ये अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक है, इसका येलो कलर होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का, जो कि आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल से रिएक्शन होने के बाद में। तो फर्स्ट ये जो आपका थर्ड मैच होगा सी वाला, वो मैच होगा फोर्थ के साथ में। सी मैच होगा आपका फोर्थ के साथ में, यहाँ पर और यहाँ पर। अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन NaHCO3, ये होता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की टेस्टिंग के लिए। NaHCO3 अगर हम बात करें NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये RC डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? RC डबल बॉन्ड ONA, साथ में बनाएगा H2CO3 जो कि ब्रेक हो जाएगा किस में? H2O प्लस CO2 में। और जो CO2 होगी वो गैस फॉर्म में होती है, बबल की फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है, तो उससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि हाँ इसके अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि वही क्या देता है? CO2 देता है। तो आपका ए मैच होगा सेकंड के साथ में, ये वाला मैच होगा सेकंड के साथ में। तो फर्स्ट मैच हो रहा है आपका सेकंड के साथ में। क्लियर है? एक ही ऑप्शन में हो रहा है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये फिनोल की टेस्टिंग के लिए हम काम में लेते हैं। न्यूट्रल FeCl3 फिनोलिक OH, फिनोल की टेस्टिंग अगर हमें करनी है तो हम किससे करते हैं? FeCl3 से करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एल्केलाइन KMnO4, इसका पर्पल कलर होता है, डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास? अगर हम बात करें एल्केलाइन KMnO4, पर्पल कलर हो जाता है, वो डीकलराइज हो जाता है एल्कीन के साथ रिएक्शन करने पर। क्लियर है? तो डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन के लिए हम एल्केलाइन KMnO4 को काम में लेते हैं, या डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए या टेस्टिंग के लिए। क्योंकि क्या करता है एल्केलाइन KMnO4, कोई भी एल्कीन अगर आपके पास प्रेजेंट है तो इसका कलर पर्पल होता है, उसको डीकलराइज अगर वो हो रहा है, इसका मतलब आपके पास क्या प्रेजेंट है? एल्कीन प्रेजेंट है। तो डी मैच होगा फर्स्ट के साथ में, बी मैच हो रहा है आपका थर्ड के साथ में। तो करेक्ट आंसर कौन सा मैच हो रहा है आपका? ऑप्शन नंबर 1 अगर हम यहाँ पर देखें तो। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एमिनो एसिड आपको दिया हुआ है NH2CH और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH CH3 2। pH इक्वल टू 2 और pH इक्वल टू 10 पर A और B आपको मिल रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्ट्रक्चर्स ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली। तो देखिए pH बराबर 2 अगर मैं बात करूं तो मतलब आपके पास मीडियम कौन सा है? एसिडिक मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम। ठीक है, pH 10 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका बेसिक मीडियम है। ठीक है, अब एसिडिक मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा? H प्लस प्रेजेंट होगा और बेसिक मीडियम में OH माइनस प्रेजेंट होगा। तो देखिए अगर H प्लस प्रेजेंट होगा तो H प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ। और बेस कौन है यहाँ पर? ये नाइट्रोजन, 2 लोन पेयर है, डोनेट करेगा H प्लस को और NH3 प्लस बनाएगा। तो pH बराबर 2 पर तो ये क्या बनाएगा? NH3 प्लस। यहाँ पर आ रहा है NH3 प्लस आपके पास, एक यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, बेसिक मीडियम में बात करें तो बेसिक मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा? OH माइनस प्रेजेंट होगा और OH माइनस क्या करेगा? H प्लस निकालेगा यहाँ से। तो यहाँ पर आपका NH2 तो रहेगा सेम और क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O माइनस। तो C डबल बॉन्ड O माइनस एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपको दे रखा है। ठीक है, ये NH2 है, यहाँ तो ठीक है, क्लियर है। तो NH3 प्लस में फर्स्ट ऑप्शन में तो आपके पास केवल यही आएगा, NH3 के ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए, ये इनटेक होना चाहिए, ये नहीं होना, ये होगा। pH बराबर 2 पर तो वो बनेगा और pH जब 10 होगी तो बेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से बेस क्या करेगा? H प्लस निकालेगा तो C डबल बॉन्ड O माइनस बनेगा। तो करेक्ट आंसर जो मैच हो रहा है आपका वो कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए कंपाउंड है आपका, उसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOH और सेकंड में है H3O प्लस, उससे बी कंपाउंड आपके पास बन रहा है और बी की हम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, साथ में H2SO4 हीटिंग कर रहे हैं तो C बन रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है ए शोज पॉजिटिव लसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड इट्स मोलर मास इज 121। तो ए जो है आपका वो लसाइन टेस्ट शो कर रहा है पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव लसाइन टेस्ट कौन शो करते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, हेलोजन हो, फास्फोरस, उनकी टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, लसाइन टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और उसका मोलर मास कितना है, 121 होना चाहिए। सेकंड है बी के बारे में क्या कह रहा है, बी गिव्स एफरवेसेंस विथ एक्वस NaHCO3। तो देखिए बी के होने के चांसेस किसके हैं, एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है आपका, एक तो RC डबल बॉन्ड O Na बनाएगा, साथ में H2CO3 बनाता है जो कि अनस्टेबल होकर डिकम्पोज हो जाता है किसमें, H2O और CO2 के अंदर। तो CO2 की एफरवेसेंस आपको वहाँ पे मिलती है। तो आपको बी क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। सी गिव्स फ्रूटी स्मेल, और फ्रूटी स्मेल कौन देता है, एस्टर्स देते हैं। तो एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, जिसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। तो आइडेंटिफाई करना है अपने को ए, बी और सी कौन से है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है वो अपने को देखना है। तो देखिए अगर हम बात करें एनिलीन की, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वो आपके पास क्या होता है, लसाइन टेस्ट शो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है वो एलिमेंटल फॉर्म में या फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। तो एनिलीन आपका लसाइन टेस्ट शो नहीं करता है। तो जहाँ पर भी एनिलीन है, जैसे यहाँ पर है कार्बन के साथ आपका डायरेक्ट NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं हो पाएगा, थर्ड ऑप्शन नहीं हो पाएगा। और सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये एमाइड है, ये आपका, इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब हमें मास जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ, 121 दिया हुआ है। अगर हम बात करें फर्स्ट के लिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है आपके पास फर्स्ट में, इसका फॉर्मूला हो गया C7। नाइट्रोजन है 1 और 2, तो N2 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर होंगे, फिर 6 7 8 9 और 10 आपके पास हो गए हाइड्रोजन। इसका अगर हम मोलर मास निकालें तो 12 × 7 84 प्लस नाइट्रोजन का हो गया आपका 14 × 2 28 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 122 आ रहा है। और अपने को कितना चाहिए, 121 चाहिए। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड भी नहीं है। तो आंसर कौन सा बचा, ऑप्शन 4 बचा है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा, 121 आएगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, C7 होगा, C7। नाइट्रोजन 1 होगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन होगा यहाँ पर, और एक आपके पास क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास हाइड्रोजन होंगे। तो इसका मोलर मास अगर हम देखें तो 84 प्लस नाइट्रोजन का हो जाएगा आपके पास कितना 14 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो दोनों हो गए 30 प्लस 7, ये हो जाएगा 121। तो 121 आ रहा है, मतलब सही है, ए वाला सही है। आपको एमाइड आपको मिल गया, बेंजेमाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, बेंजेमाइड की रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, NaOH H3O प्लस, NaOH साथ में है H3O प्लस। तो सिंपली बेस OH माइनस है, यहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, ऊपर से फिर से यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से आपका NH2 लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजोइक एसिड। C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो सेकंड C डबल बॉन्ड OH बिल्कुल सही है।
और इसकी हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, एल्कोहल के साथ में, ETOH। हमें पता ही है एसिड और एल्कोहल रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, आपका एस्टर बनाएंगे। तो C डबल बॉन्ड OET, ये आपके पास कंपाउंड हो जाएगा C, दैट इज C डबल बॉन्ड OET। बिल्कुल सही है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है। क्लियर है। आ जाइए, देखिए अगले क्वेश्चन के लिए। फिजिकल पार्ट का अगला क्वेश्चन आता है अपने पास। देखिए इतने ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस अपने इस 8 अप्रैल वाले शिफ्ट के अंदर आए नहीं है, फिर भी आप देखिए, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता थे तो आप सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। देखिए, इन द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हमेशा आप क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन पढ़ा करें तो एक एक लाइन पे ध्यान दीजिए, उसके अंदर एक एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके रखता है अपन को। तो इसने मुझे यही बता दिया कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। द टाइम टेकन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/4 एंड 1/8, 1/4 एंड 1/8। इसका मतलब कि रिएक्टेंट जब 1/4 हो जाएगा डिकम्पोज, और ये कितना डिकम्पोज हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन आर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ T1 एंड T2। मुझसे टाइम का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो मेरे पास T हाफ का क्या फार्मूला आता है बताइए। आपको याद होगा 0.693 डिवाइडेड बाय K, ये T हाफ का फार्मूला है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ का फार्मूला कितना आता है मेरे पास, 0.693 डिवाइडेड बाय K। अब आपको इधर से पता चल रहा होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, कि T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। दिस मीन्स कि मान लीजिए यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक है, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है मेरे पास, ये जैसे ही हाफ में चेंज होता है तो ये कितना हो गया, मान लीजिए हाफ हो गया, तो इसके लिए समय कितना लगा, T हाफ, राइट। अब ये वाला जो पार्ट है ये हाफ में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसको भी कितना टाइम लगेगा, T हाफ ही लगेगा। क्यों T हाफ लगेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो T हाफ क्या है, कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट है ना कंसंट्रेशन से, तो K पे डिपेंड कर रहा है सीधा सीधा, K तो वही होता है। देखिए उसके बाद वापस इसका हाफ करूँ तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, 1/8। इसके लिए टाइम अगर मैं देखूंगा तो कितना आएगा, इसके लिए भी T हाफ। मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे ये पूछ रखा है कि रिएक्टेंट टू 1/4, अगर रिएक्टेंट 1/4 में कन्वर्ट होता है तो उसमें को टाइम कितना लगता है, T1। तो यहाँ पर तो देखिए T हाफ तो मेरे पास कितना हो गया, 2T हाफ, ये हो गया। इसी को मैं क्या बोलूँगा, T1, राइट। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखिए मुझसे क्या पूछ रहा है, रिएक्टेंट टू 1/4 एंड 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होना चाहिए, 1/8 में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ तक होना चाहिए। तो मेरे पास T हाफ कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो मेरे पास T हाफ आ रहे हैं 3T हाफ, और इसी को मैं क्या बोलूँगा, T2 बोल दूंगा। इसी को मैं T2 बोलूँगा क्योंकि इसने मुझसे बोला T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। तो T1 T2 का रेशियो चाहिए, तो T1 डिवाइडेड बाय T2 कितना आएगा, 2T हाफ डिवाइडेड बाय 3T हाफ, यही आएगा। T हाफ से T हाफ कैंसिल होगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 2/3 आंसर आ जाएगा। आया समझ में, ये भी सिंपल ही था। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट लीड टू द डिजायर्ड ईथर फॉर्मेशन। विल नॉट लीड मतलब किससे नहीं बनेगा वो अपने को बताना है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, और इथाइल। तो 4 ऑप्शन है। देखिए तो देखिए अगर हम बात करें सिंपल, हम बात करते हैं ईथर बनाना है अपने को। तो ईथर के लिए आपको चाहिए एक तो RCO- Na+, सॉल्ट चाहिए, और साथ में आपको चाहिए होता है एल्काइल हैलाइड, RCl ले लीजिए, RBr, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, जो आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड आपने लिया वो अटैक करता है कार्बन के ऊपर, यहाँ से लीविंग ग्रुप के फॉर्म में आपका हेलोजन बाहर निकलता है और आपका कंपाउंड बन जाता है
NaOR, इसको अगर हम R डैश बोले तो ये R डैश हो जाएगा, साथ में निकलेगा आपके पास NaCl। ये SN2 टाइप की रिएक्शन होगी आपके पास। और इस रिएक्शन को होने की कंडीशन क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस इसको बोलते हैं। कंडीशन ये है कि ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है ये आपका होना चाहिए 1 डिग्री या फिर लेस स्टेरिकली क्राउडेड होना चाहिए, ताकि ये जो आपके पास सोल्ट है ये तुरंत आसानी से अटैक कर सके और Cl को बाहर निकाल के क्या बना सके, ईथर बना सके। अगर ये बल्कि हुआ तो ये अटैक नहीं कर पाएगा, ये बेस की तरह अभी तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब ये बल्कि हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एक बेस की तरह वर्क करेगा, और बेस की तरह वर्क करेगा तो H+ निकाल लेगा और साथ में क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। आपको चाहिए ईथर और बनेगा एल्कीन। तो हम क्या करेंगे, इसको लेस स्टेरिक क्राउडिंग वाला लेंगे, ये आपका बल्कि हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आपका जो वहाँ पर अटैक हो रहा है वो क्या होना चाहिए, लेस स्टेरिक क्राउडेड होना चाहिए, तब जाके आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम फर्स्ट में बात करें तो यहाँ पर भी आपका EtBr 1 डिग्री है एल्काइल हैलाइड, CH3Br ये भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, नॉर्मल ब्रोमाइड, ठीक है, नॉर्मल आपके पास क्या है, प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ये भी आपका 1 डिग्री है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ में अगर हम देखें सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आपका 2 डिग्री आ गया, ब्यूटाइल ब्रोमाइड 2 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगी, कंडीशन आपकी डिफरेंट होगी। आइसो ब्यूटाइल आपके पास क्या है, आपका सोडियम सोल्ट है, एल्कोक्साइड है, ये क्या करेगा, H+ निकालेगा, यहाँ पर ये बेस की तरह वर्क करेगा, किसकी तरह, बेस की तरह वर्क करेगा, H+ निकालेगा और एल्कीन बना देगा। आपको यहाँ पर जो ईथर मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किससे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इथाइल बेंजीन आपको दिया हुआ है, ठीक है। इथाइल बेंजीन की अगर हम बात करें तो आपके पास ये हो गया इथाइल बेंजीन, CH2CH3। इसको कन्वर्ट करना है आपको, यहाँ पर आपके पैरा पोजीशन पर लग गया Br और ऊपर लग चुका है आपका CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब एल्केन किस में कन्वर्ट हुआ है, एल्कीन में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो किस किस ऑप्शन के जरिए आपके पास ये हो सकता है, तो देखिए अगर हम बात करें एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH। अगर आपको एल्कीन बनानी है, ठीक है, तो एल्कीन के लिए हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन E2 वाली काम में लेते हैं, ठीक है, और उसके लिए हम एल्कोहलिक KOH काम में लेते हैं, ना कि एक्वस KOH, ठीक है। तो अपने को एल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा लास्ट में, तो वो है आपका सेकंड और फोर्थ में, मतलब फर्स्ट और थर्ड तो आपका वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर Br जुड़ा हुआ आपके पैरा पोजीशन पर, अगर हम Cl2 काम में ले लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, Cl ऐड होगा, अपने को Br ऐड करना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Br2 के साथ Fe, मतलब आपकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर होगी। ये आपका इथाइल ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजीन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर ये जो Br जुड़ेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, वो जुड़ेगा आपका पैरा पोजीशन पर, ताकि स्टेरिक क्राउडिंग भी नहीं हो ज़्यादा। तो यहाँ पर Br जुड़ गया, यहाँ पे आ गया आपका CH2 CH3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हेलोजिनेशन करवा लिया। हेलोजिनेशन में आपने Cl2 को क्या किया, ऐड किया, Cl2 हमने ऐड की, साथ में क्या है, हीटिंग। हेलोजिनेशन रिएक्शन है, क्लोरीनेशन इसको आप बोल सकते हो। सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, क्लोरीन कहाँ ऐड होगा, जहाँ पर आपका मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है, और वो कहाँ बनेगा आपका, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन पर, तो आपका क्लोरीन भी वहीं पर ऐड होगा। ये आपके पास Br, यहाँ पे हो गया CH, यहाँ पे जुड़ गया आपका क्लोरीन, यहाँ पे आ गया आपका CH3, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने एल्कोहलिक KOH लिया है,
क्या लिया, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से एक H को निकालेगा बाहर और दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्कीन के अंदर। तो ये बन गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2 और माइनस हुआ यहाँ से HCl। तो ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। तो हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, आपको एल्कोहल दिया हुआ है, इसका आपको क्या बनाना है, IUPAC नेम बताना है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका एल्कोहल ही होता है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। उसके बाद एल्किन लोएस्ट लोकेंट यहीं से होगा 2, ये 3, 4, 5। ठीक है, तो देखें तो 4 नंबर पर इथाइल आ रहा है, 4 नंबर पर आपका इथाइल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1 पे ओल है, तो 4 इथाइल। साइक्लोपेंट है, 2 इन है, 1 ओल है, बिल्कुल सही है, 2 इन 1 ओल। करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। आई होप इट्स क्लियर नाउ। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि एटॉमिक नंबर 9 किसका है, फ्लोरीन का। तो 9 यही है, तो इसका अगर मैं कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो कितना आएगा, 1s2 2s2 2p5, यही आएगा इसका कन्फिग्रेशन। इधर लिख देता हूँ इसको, फ्लोरीन का कितना है 9, 1s2 2s2 2p5, यही है। क्या बोल रखा है मुझसे क्वेश्चन में, देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच ms इक्वल्स टू स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है +½ एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिसके लिए मुझे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, -½ अच्छा, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, मुझे इन चारों ऑप्शंस के अंदर क्या चेक करना है, द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस, और ये सारे ऑप्शन अपन को प्रोवाइड कर रखे हैं। तो देखिए कि +½ कितने इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू +½ होगी और कितने इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू -½ होगी, यही मुझे चेक करना है। तो देखिए इसके अंदर देखिए, जैसे ये S है, ये भी S है, ये P है, तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, राइट। इसको सही से डेवलप कर देते हैं। तो 1 2 1 2 1 2 3 4 5, यही होगा। तो इसके लिए देखिए, अगर इसके लिए मैं बात करूं तो इसके लिए मेरे पास हो जाएगा +½ इसके लिए हो जाएगा मेरे पास -½ अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास हो जाएगा मेरे पास +½ और इसके लिए हो जाएगा मेरे पास -½ इसके लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास होगा +½ और इसके लिए हो जाएगा मेरे पास -½ राइट। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा +½ और इसके लिए मेरे पास हो जाएगा -½ अगर मैं इसके लिए बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा +½ दिखा। उसके बाद देखिए मुझसे क्या बोल रहा है कि +½ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 +½ के इलेक्ट्रॉन्स है और ये इसने बोल रखा है। एक बार -½ वाले भी देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने सही बोल रखा है। इसका मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, -½ वाले, और 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, +½ वाले। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, राइट। पहला ऑप्शन अगर करेक्ट हो गया तो आपका भी कई बार डायरेक्टली भी मैच कर सकते हैं, तो कई बार डायरेक्टली भी ऑप्शन के अंदर मैच हो जाता है। ए, इसका मतलब 3 ऑप्शन में ए है, तो मुझे और भी चेक करना पड़ेगा। देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन pz ऑर्बिटल। तो जैसे अपन क्या है कि ये पूरी की पूरी ऑर्बिटल है ना, तो इसमें एक pz है, एक px है, py है, pz है, तो मुझे ये कोई मेंशन नहीं कर रखा है ना कि ये ही pz है भाई। इसने मुझे क्या बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन pz ऑर्बिटल, राइट। तो pz ऑर्बिटल, तो मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि यही pz है, pz ये भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ। आगे चलते हैं एक बार। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑर्बिटल विथ n इक्वल्स टू 2 एंड l इक्वल्स टू 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर है भाई, ये रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। तो इधर n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, n की वैल्यू है मेरे पास 2, और सबशेल कौन सा है, p सबशेल के लिए अपन l की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1। तो क्या ये सही है क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया हुआ है, n इक्वल्स टू 2 और l इक्वल्स टू 1 के अंदर। द सम ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज 1।
तो देखिए एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होती है, अगर आप एंगुलर नोड जानते होंगे तो एंगुलर नोड की वैल्यू कितनी होती है, एंगुलर नोड की वैल्यू होती है एल, राइट। एल की वैल्यू एंगुलर नोड की, तो इसके लिए तो कोई भी एंगुलर नोड नहीं है, एस के लिए, एस सब शेल दोनों के लिए कोई भी एंगुलर नोड नहीं है, तो एंगुलर नोड किसके लिए आएगा, पी के लिए आएगा। तो पी की एल की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब मेरे पास पी कितने हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, मेरे पास पी एक्स पी वाई पी जेड तीन है। तो 3 के लिए इसका एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, अगर नोड की मैं बात करूँ तो इसका हो जाएगा 1, इसका भी कैसा हो जाएगा 1 और इसका भी कैसा हो जाएगा 1। तो मेरे पास एंगुलर नोड कितने निकल के आएंगे 3। और मुझे क्या बोल रखा है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल इज, तो एंगुलर नोड कितना मुझे दे रखा था, द सम ऑफ एंगुलर नोड ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज 1, नहीं 3 आ रहे हैं मेरे पास, राइट। तो ये रॉन्ग हो गया। तो मेरे पास करेक्ट कौन से हो गए, ए हो गया और सी हो गया, राइट। तो सेकंड ऑप्शन ए और सी। समझ में आया, ये भी सिंपल ही था। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O, H2O का डिकम्पोजिशन करवा रहा है, इसका मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। और मुझे इक्विलिब्रियम नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे दे रखा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है और मुझे ये रहा, देखिए 8 × 10⁻³ टेम्परेचर मुझे दे रखा है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज़ 1 बार, ये भी मुझे दे रखा है कि टोटल प्रेशर कितना है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास पी टोटल की वैल्यू कितनी है 1 बार है, राइट। और क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा की वैल्यू मुझे निकालनी है। और मुझे क्या दे रखा है, ये देखिए इक्विलिब्रियम की भी वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मुझे दे रखी है 8 × 10⁻³ यही दे रखा है। अच्छा तो देखिए तो मुझे ये प्रोवाइड कर रखा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे फॉर द डिकम्पोजिशन मुझे दे दिया है। देखिए क्या क्या दे रखा है, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, पी टोटल दे रखा है, मुझे अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं इसको रिलेट कैसे कर सकता हूँ, पहले तो आप ये समझिए कि रिलेट मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड एज्यूम अल्फा इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू 1, अल्फा को मुझे ये भी दे रखा है कि अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए पी टोटल आ रहा है, तो अगर पी टोटल मुझे प्रोवाइड कर रखा है ना, तो इससे इसका मतलब मुझे ये आइडिया लगता है कि पी टोटल अगर मुझे दे रखा है तो मुझे मोल फ्रैक्शन भी निकालना होगा। मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकाल लूँगा तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ये मुझे प्रोवाइड कर रखा है वाटर, राइट, इधर मुझे दे रखा है H2 प्लस हाफ O2 ये दे रखा है, तो मैंने इसको बोला 1 माइनस अल्फ़ा और ये कितना हो जाएगा α/2, यही होगा α/2। उसके बाद अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूं तो टोटल मोल्स मेरे पास कितने हो जाएंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस α/2, तो ये मेरे पास निकल के आएगा 1 प्लस α/2, ये हो गए मेरे पास टोटल मोल्स। यहाँ तक समझ में आया पक्का? तो देखिए यहाँ तक आ गया, T = 0 बोल दीजिए, ये इक्विलिब्रियम बोल दीजिए, है ना, ये लीजिए। अब मैं निकाल लेता हूँ मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मुझे पी टोटल दे रखा है ना, तो पी टोटल की जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर रखी है, अगर मुझे पी टोटल दे रखा है तो ज़रूर मोल फ्रैक्शन भी मुझे निकालना होगा। उसी से देखिए, उसी से मैं फिर क्या निकालूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा, है ना। अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मेरे पास प्रेशर दे रखा है, तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा कंपोनेंट्स का, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर पार्शियल प्रेशर आ जाएगा तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकता हूँ। और कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, बहुत सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं भाई, Kc होता है, Kx होता है, Kn होता है, Kp होता है, कौन सा निकालना है मुझे, ये भी तो समझना पड़ेगा आपको। तो बताइए कौन सा निकालना है। देखिए अगर कंसंट्रेशन प्रोवाइड करके रखता है तो Kc निकालते हैं, अगर मोल फ्रैक्शन प्रोवाइड करके रखता है तो Kx निकालते हैं, अगर मोल्स दे के रखता है तो Kn निकालते हैं, और प्रेशर है तो मेरे पास क्या निकालते हैं अपन, Kp निकालते हैं, राइट। तो मैं क्या निकालूंगा, Kp निकालूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर गिवन है मुझे 1 बार। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस α/2, यही आएगा। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ H2 का, हाइड्रोजन का, तो मेरे पास आएगा अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा,
ठीक है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ O2 का तो मेरे पास आएगा α/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस α/2। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, मोल फ्रैक्शंस आ गए मेरे पास। उसके बाद मुझे क्या निकालना है? Kp निकालना है। देखिए मुझे तो Kp की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 राइट डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 की पावर हाफ अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, और इधर क्या आता है? पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी, ऐसा कुछ आता है। पर पी टोटल मेरे पास कितना है? 1 बार। तो पी टोटल को रखने का कोई सेंस नहीं है, तो फिर पी टोटल मैं पहले ही हटा दूं। क्यों? क्योंकि 1 बार वैल्यू पहले से प्रोवाइड कर रखी है ना उसने, पहले से मुझे बोल रखा है कि पी टोटल की वैल्यू कितनी है? 1 बार। तो इधर रख के बिना बात ही क्यों कैलकुलेशन बढ़ाऊँ मैं? क्यों मेरा टाइम खपत करूँ जब अपने पास कम टाइम है? तो अपने पास क्या आ गई वैल्यू? ये आ गई। तो देखिए इनकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास आएगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस α/2। ठीक, उसके बाद मेरे पास आएगा O2 के लिए तो α/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस α/2 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय, मुझे बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, तो 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस α/2। तो देखिए इन्होंने पहले से ही मुझे गिवन है कि एज्यूम अल्फ़ा इज़ नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ है ना, ये तो नेगलेक्ट कर देंगे अपन इन सबको अगर मैं नेगलेक्ट कर दूंगा नीचे वाली वैल्यूज़ को, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? इन सबको नेगलेक्ट कर देंगे भाई अपन। तो अगर इन सबको नेगलेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा Kp इक्वल्स टू अल्फ़ा डॉट α/2 की पावर हाफ, यही निकल के आएगा मेरे पास राइट। इन सबको नेगलेक्ट कर दिया ना अपन ने, इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसको नेगलेक्ट किया, इसको नेगलेक्ट किया और इसको नेगलेक्ट किया, ये सब 1 हो गए अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में। देखिए अब Kp की वैल्यू मुझे क्या प्रोवाइड कर रखी है? Kp की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है 8 इंटू 10⁻⁻3। ये मुझे प्रोवाइड कर रखा है 8 इंटू 10⁻⁻3, ये मुझे प्रोवाइड कर रखा है। मुझे अल्फ़ा डॉट α/2 की पावर हाफ ये गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? मुझे अल्फ़ा निकालना है। अब अल्फ़ा निकालना है तो मुझे इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पावर हाफ आ रही है, मतलब रूट में वैल्यू आ रही है। तो ऐसा करता हूँ मैं, इस हाफ को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ। अगर मैं स्क्वायर करूँगा, देखिए अगर मैं इधर स्क्वायर कर दूँ और इधर भी मैं स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा? इधर आएगा मेरे पास 64 इंटू 10⁻⁻6। इधर क्या आएगा मेरे पास? अल्फ़ा स्क्वायर। इधर क्या आएगा मेरे पास? देखिए अल्फ़ा की पावर हाफ था तो 2 से हुआ तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा अल्फ़ा। और इधर कितना है? देखिए 2 की पावर हाफ इंटू 2, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? 2। ये 2 को क्या मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा इधर, और इधर कितना आ जाएगा? अल्फ़ा क्यूब। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू 128 इंटू 10⁻⁻6, ये निकल के आ रहा है मेरे पास। अगर मैं इसका क्यूब रूट लूँगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा? देखिए अच्छा 5 का अगर मैं क्यूब करूँ तो कितना निकल के आता है? 125। 5 का अगर क्यूब निकल के आता है तो 125 निकल के आता है। तो देखिए 128 है मेरे पास, तो अगर मैं क्यूब करूँ इसका तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मेरे पास आएगा 5 पॉइंट समथिंग राइट। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 5.02 ऐसा कुछ मान लेते हैं, 2-3 तक आएगा, इंटू 10⁻⁻2, ये निकल के आएगा। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली कह सकता हूँ कि ये 5 के ही बराबर है। अगर मुझे क्या निकलना है? नियरेस्ट इंटीजर लेना है, तो 10⁻⁻2 तो आ गया, ये कितना है? 5.02। तो इसका मतलब इधर कितना हो रहा होगा? अप्रॉक्सीमेटली 5 आ रहा होगा। समझ में आया? तो ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार, ईजी था ये भी, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है? रेजोनेंस इन x2y कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो मुझे x2y के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, ये वाला और ये वाला। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2y, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2y मुझे कितना प्रोवाइड कर रखा है? ये प्रोवाइड कर रखा है 80 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ तो रिएक्शन मुझे क्या दे रखी है? देखिए x2 प्लस हाफ y2 गिव्स x2y, यही मुझे प्रोवाइड कर रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो कि रेजोनेंस एनर्जी मुझे निकालने के लिए बोल रहा है, रेजोनेंस एनर्जी मुझे निकालनी है। तो रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो देखिए रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है?
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल, ये है फॉर्मूला। अब देखिए मुझे क्या प्रोवाइड कर रखा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2y मुझे दे रखा है 80। इसका मतलब जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर रखा है वो ज़रूर कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि जो मैं आप सॉल्व करके निकालूंगा ना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो कौन सा होता है, थ्योरेटिकल होता है, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल मुझे प्रोवाइड कर रखा है, थ्योरेटिकल मैं निकाल लूँगा, तो थ्योरेटिकल भी निकाल लेते हैं एक बार। तो देखिए और क्या क्या दे रखा है मुझे, बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, देखिए सबकी सबकी गिवन है। तो देखिए इधर तो यहाँ पर x2 है, तो x2 कैसा बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, x2 ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो इसके लिए मेरे पास x ट्रिपल बॉन्ड x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 940 मुझे प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, प्लस हाफ। और मुझे क्या दे रखा है y2 क्या बना रहा है मेरे पास, देखिए डबल बॉन्ड बना रहा है। अगर y2 डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसकी भी वैल्यू कुछ दे रखी होगी, y डबल बॉन्ड y की वैल्यू मुझे कितने प्रोवाइड कर रखी है, y डबल बॉन्ड y की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है 500, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए x2y, अब अगर मुझे x2y दे रखा है तो देखिए x2y के लिए मैं कौन सा लूँ, x2y के लिए मैं ये वाला लूँ या फिर x2y के लिए ये वाला लूँ, मतलब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर x2y वाला मैं कौन सा लूँ। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो x2y देखिए इधर मुझे प्रोवाइड कर रखा है x ट्रिपल बॉन्ड x और x ट्रिपल बॉन्ड x और x ट्रिपल बॉन्ड x और x सिंगल बॉन्ड y, यही मुझे प्रोवाइड कर रखा है कि x ट्रिपल बॉन्ड x और x सिंगल बॉन्ड y। तो ऐसा तो कोई भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ना बॉन्ड एनर्जीज के तौर पे। अगर मैं देखूं तो देखिए x ट्रिपल बॉन्ड x की वैल्यू तो मुझे पता है, ये मुझे गिवन है, ये कितनी दे रखी है 940 या फिर 940 दे रखी है मुझे, पर x सिंगल बॉन्ड y की वैल्यू कहाँ दे रखी है मुझे। तो इसका मतलब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा कंसिडर करूँगा, ये वाला कंसिडर करूँगा, जिससे अपनी वैल्यू हो जाए वही कंसिडर कर लेंगे। तो x डबल बॉन्ड x और डबल बॉन्ड y यही दे रखा है, x डबल बॉन्ड x और डबल बॉन्ड y, ये वाला मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रखा है। x डबल बॉन्ड x की वैल्यू कितनी है, x डबल बॉन्ड x की वैल्यू है 410 प्लस x डबल बॉन्ड y की वैल्यू कितनी है, x डबल बॉन्ड y की वैल्यू है मेरे पास 602, राइट। तो इनको अपन देखेंगे, देखिए यहाँ तक आ गया समझ में। ये वाली वैल्यू मेरे पास आ चुकी है रिएक्टेंट्स की, ये वाले मेरे पास आ चुकी है प्रोडक्ट्स के लिए। अगर मैं इनको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, तो देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा 602 410, तो ये 2 1, तो ये मेरे पास आया 1012 आया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 250 आएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 940 250 तो 0 9 11, तो ये आ रहा है मेरे पास 1190, ठीक है, यही आएगा। अब देखिए ये तो मैंने एनर्जीज निकाल ली, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी आई 1012 और मैंने रिएक्टेंट की एनर्जी निकाल ली 1190। मेरे पास रेजोनेंस एनर्जी क्या बोल रहा है, रेजोनेंस एनर्जी मेरे पास बोल रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल है वो मुझे गिवन है कितना 80, और मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो निकालनी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल जो निकालनी है वो मुझे इधर से प्रोवाइड हो जाएगी। तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। अच्छा अगर मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करूँ तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल मुझे निकालना है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है, देखिए बॉन्ड एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी फॉर प्रोडक्ट्स, ये वैल्यू होती है। बॉन्ड एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी फॉर प्रोडक्ट्स, ये वैल्यू है। तो रिएक्टेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1190 आ रही है, माइनस कितना आ रहा है 1012 आ रहा है। ये कितना आएगा मेरे पास, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 178 आ रहा है, राइट। तो 178 मैं किधर पुट करूँगा, इधर पुट करूँगा 178 माइनस, तो ये मेरे पास सॉल्व होके कितना आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना निकल के आएगा 92, ये निकल के आ रहा है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। 178 माइनस 80, तो ये 8 और 7 8 7 8 9 98 आ रहा है। तो ये कितना निकल के आ रहा है मेरे पास 98 निकल के आ रहा है, राइट। तो मेरे पास कितनी वैल्यू हो गई, ये मेरे पास निकल के आया 98, वो भी कैसा 98 माइनस 98। पर देखिए इसने पहले से ही मुझे बोल रखा है, इधर कहीं बोल रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। इसने क्या बोला मुझे, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बताना है। इसका मतलब अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड लूँगा तो कितना निकल के आएगा मेरे पास, अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो मेरे पास निकल के आएगा 98,
समझ में आया? तो ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। तो 98 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये आंसर भी हो गया, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि हाफ सेल रिएक्शन मुझे प्रोवाइड कर रखे Cr2O7 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन्स 14H+ Cr+3 और 7H2। मुझे क्या क्या दे रखा है इसके लिए? देखिए हाफ सेल रिएक्शन मुझे प्रोवाइड कर रखी है। द रिएक्शन वॉज कंडक्टेड विद द रेशियो ऑफ, इसका रेशियो मुझे दे रखा है। द pH वैल्यू एट विच द EMF ऑफ द हाफ सेल विल बिकम 0। मुझे pH की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए EMF ऑफ द हाफ सेल कितना आ जाए, मेरे पास 0 आ जाए, और इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करनी है मुझे नियरेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं सेल की इक्वेशन लगाता हूँ। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग, यही आएगा। तो अगर मैं लॉग की वैल्यू देखूं तो बताइए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लॉग के साथ कौन कौन आएगा? ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट्स, राइट। ये प्रोडक्ट आएगा, ये आएगा और वो आएगा, राइट। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो 6 हो जाएगी इधर, है ना। तो इधर अगर मैं रखता हूँ इसको तो कितना आएगा मेरे पास? क्रोमियम प्लस 3 की पावर 2, यही होगा। क्रोमियम प्लस 3 की पावर 2, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है उसका 2। उसके बाद कौन आएगा? Cr2O7 माइनस 2, यही आएगा। इसका तो कोई भी कोफिशिएंट नहीं, तो इसकी कोई भी पावर नहीं आएगी। उसके बाद कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन की कितनी पावर आ जाएगी? अच्छा एक बात और आपको देखी गया होगा पहले कि H+ का अगर ये टर्म आ रहा है ना, तो H+ से ही तो अपन और क्या निकाल सकते हैं? pH। भाई pH अपन कैसे निकाल सकते हैं? H+ के कंसंट्रेशन से। H+ की कंसंट्रेशन इधर मुझे दिख रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन से मेरे पास सॉल्व हो सकता है ये इजीली, है ना। मेरे पास और क्या क्या वैल्यू दे रखी है, एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। मेरे पास और क्या क्या वैल्यू दे रखी है मैं और चेक कर लेता हूँ। देखिए सबकी वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है। Cr+3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय Cr2O7 माइनस 2, ये इधर देखिए जनरेट हो रहा है। अगर ये इधर जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ 10 की पावर -6। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ई सेल की वैल्यू कितनी है ये बता दीजिए अब। तो देखिए मुझसे खुद ही बोल रहा है ये कि एट विच द EMF ऑफ द हाफ सेल विल बिकम 0। दिस मीन्स कि ई सेल की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसकी वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू, तो ई नॉट सेल की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है, ये रही। ई नॉट सेल की वैल्यू मुझे पहले से ही प्रोवाइड कर रखी है कितनी? 1.33। तो देखिए ये 1.33 हो गया। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के? उसके बाद देखिए ये माइनस है, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ या फिर इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, तो मेरे पास रिएक्शन क्या बनेगी? देखिए 1.33, उसके बाद 1.33। अगर मुझे 1.33 आया तो मैं क्या बोलूँगा? ये 1.33 यहाँ चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या प्रोवाइड कर रखा है? 0.051। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.06 लिख सकता हूँ फॉर द इजी कैलकुलेशन, राइट। तो 0.06 डिवाइडेड बाय 6, क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद इधर देखिए लॉग, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस पूरे की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है 10 की पावर -6। तो यहाँ मैं लिखूँगा 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय H+ की कंसंट्रेशन, H+ कंसंट्रेशन की पावर 14। ये समझ में आया यहाँ तक? इससे इसको कैंसिल आउट किया मैंने तो मेरे पास आएगा 1.33 इक्वल्स टू 0.01। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? log 10 की पावर -6 माइनस log H+ की पावर 14, यही आएगा। देखिए ध्यान से एक बार, यही निकल के आएगा क्या? देखिए यहाँ पर पॉइंट, तो अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 100 आएगा डिवाइड में, इधर भी अगर इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 100 आएगा डिवाइड में, 100 आएगा डिवाइड में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको अगर मैं बोलूँ कि इसका पॉइंट हटाया तो मेरे पास 100, इधर भी मैंने पॉइंट हटाया तो मेरे पास 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास उधर कितना बचा? 133 बचा। इधर देखिए आप log 10 की पावर -6, तो इस 6 को मैं इधर लेके जाऊँगा, पावर से हटाऊँगा log की प्रॉपर्टी लगा के, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? 133 इक्वल्स टू -6 log 10 की वैल्यू कितनी? 1, तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको आपको समझ में आ रहा है ना? इसको कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, यही होगा। तो log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और -6 मेरे पास बचेगा। अगर इधर देखूँ तो देखिए
इस 14 को मैं आगे ले जाऊंगा और ये माइनस लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन, माइनस लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, pH, इसी को तो मैं pH लिखूंगा, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस 14 pH, ये लिख देता हूँ। ये 6 इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे पास आएगा 139 इक्वल्स टू 14 pH। pH की वैल्यू मेरे पास आएगी 139 डिवाइडेड बाय 14। अब एक चीज़ देखिए कि 139 डिवाइडेड बाय 14, अगर ये 140 होता तो कितने में डिवाइड होता, अप्रॉक्सीमेटली 10 में डिवाइड होता। तो ये 139 है तो ये कितने में डिवाइड हो रहा होगा, 9.9 समथिंग में डिवाइड हो रहा होगा। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली क्या बोल सकता हूँ, 10। तो यही मेरा आंसर है कि pH की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 10। समझ में आया? The energy of an electron in first Bohr orbit of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The magnitude of energy of the value of electron in the first excited state of beryllium. सिंपल है ये भी, इसमें क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसने मेरे से क्या बोला, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बोला। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर इसने मेरे से बोला तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2। भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो गई, एक तो ग्राउंड स्टेट हो गई, एन इक्वल्स टू 1 को अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को क्या बोलेंगे, एन इक्वल्स टू 2 को, तो अपन क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। देखिए एक बार ध्यान से कि ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट है ये वाला, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो इसको अपन ने ग्राउंड स्टेट बोला। तो एन इक्वल्स की 2 को अपन ने क्या बोला था, एक्साइटेड स्टेट। तो ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ ही ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मेरे पास एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, एन की वैल्यू 2 आ गई। बेरिलियम मुझे प्रोवाइड कर रखा है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ तक सारी वैल्यू आ गई, इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो माइनस 13.6, जेड की वैल्यू कितनी, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, यही होगा। कितना निकल के आएगा, माइनस 13.6, ये आएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 16 कैंसिल, 4 में ये कितना आएगा मेरे पास, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था ये भी। नियरेस्ट इंटीजर बताना है, देखिए नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, है ना। नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 54। चलिए 54 है भाई, इसको कुछ और मत समझ लेना, ये हो गया 54, ठीक है। अगर नियरेस्ट इंटीजर की बात करूँ तो कितना आएगा, 54 आएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है 20 ml ऑफ सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन गेव 4.72 ग्राम सिल्वर आयोडाइड व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ द सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज। ठीक है, सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, क्योंकि रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन, 20 ml ऑफ सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन मुझे गिवन है, तो सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन ये रहा। सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन क्या बोल रखा है इसने मुझसे कि सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन गेव सिल्वर आयोडाइड व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट। तो सोडियम आयोडाइड दे रखा है, सॉरी सोडियम अगर आयोडाइड दे रखा है तो कितना आ जाएगा, सोडियम आयोडाइड मुझे प्रोवाइड कर रखा है, तो सोडियम आयोडाइड प्रोवाइड कर रखा है तो NaI आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, मुझे बोल रखा है कि एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहा है, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये आप सबको सिखाते ही हैं फॉर्मूला लिखना होना कि अगर सोडियम आयोडाइड है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, सिल्वर नाइट्रेट है तो उसका कितना फॉर्मूला होगा। सिल्वर का पावर कितना है, +1 है, नाइट्रेट का कितना है, -1 है, तो इधर इधर जाके फॉर्मूला कौन सा बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट का ये वाला बनेगा। उसके बाद देखिए अगर ये रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, सिल्वर आयोडाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, यही फॉर्मूला बनेगा और ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। यहाँ तक समझ में आया, रिएक्शन लिख लिया अपन ने सबसे पहले। उसके बाद मुझे बोल रहा है कि सोडियम आयोडाइड कितना दे रखा है मुझे, 20 ml मुझे प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। और मुझे क्या क्या प्रोवाइड कर रखा है, सिल्वर आयोडाइड मुझे प्रोवाइड कर रखा है 4.74,
ये प्रोवाइड कर रखा है सिल्वर आयोडाइड, इसका मतलब ये मुझे प्रोवाइड कर रखा है 4.74। ये क्या है, वेट गिवन है ना, मुझे वेट दे रखा है। व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसका मतलब ये तो एक्सेस में है, तो जो एक्सेस में होता है उसको तो छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ रिएक्टेंट है वो कौन हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। तो इसका मैं मोल निकाल लेता हूँ। सिल्वर आयोडाइड का अगर मैं मोल निकालूंगा तो सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट बताइए, दे रखा है मुझे, प्रोवाइड कर रखा है, कई बार प्रोवाइड करके भी रखता है बेसिकली, तो वैसे तो करके रखता है प्रोवाइड। उसके बाद आयोडीन का भी देखिए मुझे प्रोवाइड कर रखा है 127। इसको मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा 174 डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं देखता हूँ तो कितना आएगा 108 127 14 15 1 3 2, तो मेरे पास आएगा 235 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट जब मैंने इधर से रिमूव किया तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए 235 मुझे दे रखा है और 474 मुझे दे रखा है, तो अगर 235 का मैं डबल करूँ तो कितना होगा 435 70 470 होगा अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब ये मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर सॉल्व करूँ तो ये 2 में सॉल्व हो रहा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 में, और ये मुझे कितना प्रोवाइड कर रखा है 100, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 0.02, अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास 0.02 वैल्यू आएगी। यहाँ तक समझ में आया? तो इसका मतलब मेरे पास मोल की वैल्यू कितनी आई, मोल्स ऑफ AgI मेरे पास आ गए 0.02। ये किसका मोल आया मेरे पास, मोल ऑफ AgI, सिल्वर आयोडाइड का मेरे पास मोल आ गया। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का मोल कितना है मेरे पास 0.02। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये पूरी रिएक्शन बैलेंस है क्या? हाँ, ये पूरी रिएक्शन बैलेंस है। इसका मतलब ये 1 मोल ख़त्म होगा तो ये 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये 1 मोल प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब इसका भी कितना मोल आएगा 0.02 मोल। ये आया समझ में? इसका भी कितना मोल आएगा 0.02 मोल आएगा। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे मोलैरिटी पूछी है, मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयोडाइड, इसकी मोलैरिटी मुझसे पूछा है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल्स कितना आया मेरे पास 0.02, वॉल्यूम मुझे कितना दे रखा है देखिए 20 ml। अब ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने किससे डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड किया, या फिर आप 1000 से इधर डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, मेरे पास आएगा 1, तो 1 मोलर आंसर हो जाएगा अपने। समझ में आया यहाँ तक? तो शायद ये अपने सारे के सारे सॉल्यूशंस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और ये सॉल्यूशंस आप एक बार और रिवाइज करिएगा और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिएगा। थैंक यू।